दोस्तों नमस्कार। आज किताबों कहानी और किस्सों के इस कड़ी में हम आज आपके साथ जिस किताब की चर्चा करेंगे वो किताब है ट्वेल्थ फेल। ये कहानी है उम्मीदों की, आशाओं की, निराशा की। ये कहानी है प्रेम की परिभाषा की। ये कहानी है टूटे हुए पंख और ऊंचे आसमान की। ये कहानी है हौसलों की उड़ान की। ये कहानी है मुरैना के ट्वेल्थ फेल एक नौजवान की। कहानी की शुरुआत होती है मार्च के महीने में, जब बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होती हैं। विद्यार्थी अपनी तैयारियों में लगे रहते हैं। मनोज भी तैयारी कर रहा होता है। दूसरों को दिखाने के लिए वो गणित की पुस्तक को पढ़ता है छत पे खड़ा होकर के, लेकिन गणित उसके पल्ले नहीं पड़ती है। वो दूसरों को दिखाता है, प्रशंसा पा जाता है, लेकिन गणित के बीच वो उपन्यास पढ़ने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि इस साल जो नया एसडीएम आया है वो चोरी नहीं होने देगा। मनोज चोरी के भरोसे 10वीं तो पास हो गया था और 12वीं में भी उसी के भरोसे बैठा था कि मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन नया एसडीएम दुष्यंत सिंह ने कड़ाई कर रखी थी और सबको पता है कि दुष्यंत सिंह कड़े हैं और चोरी नहीं होने देंगे। फिर भी मनोज को एक अनकहा सा विश्वास होता है कि क्या पता कहीं चोरी हो जाए तो उसकी नैया पार लग जाएगी। उसका दोस्त विष्णु कहता है कि मनोज, तू कैसे पास होगा, तेरा तो गणित बहुत कमजोर है, तू अपना देख ले फिर। मनोज परीक्षा हॉल में जाता है। वहां के गणित के अध्यापक तैयारी कर रहे होते हैं नकल कराने की। अचानक दुष्यंत सिंह का दस्ता पहुंचता है और चोरी के सारे इंतजाम किए धरे पे पानी फिर जाता है। मनोज का यह साल चोरी के अभाव में खत्म हो जाता है और मनोज गणित में फेल हो जाता है। बाकी सारे विषय में भी फेल होता है। कहानी इससे आगे बढ़ती है। मनोज का दोस्त विष्णु पास हो जाता है, लेकिन मनोज फेल हो जाता है। फिर वो सोचता है कि आखिर ट्वेल्थ फेल लड़के को क्या करना चाहिए, और वो टेम्पू चलाने लगता है। उसका छोटा भाई कमलेश और मनोज दोनों मिलकर के टेम्पू चलाने लगते हैं, लेकिन उसका टेम्पू किसी कारण से जब्त हो जाता है और थानेदार कुछ गलत केस बना करके जब्त करा देता है। इसके पहले उनके गांव में एक क्रिकेट कमेंट्री मैच होती है, क्रिकेट मैच होता है, जिसमें कमेंट्री करने वाला कमेंट्री के साथ साथ कॉमेडी भी करते रहता है। अचानक से मनोज को मौका मिलता है और मनोज बहुत ही शानदार तरीके से कमेंट्री करता है। एसडीएम दुष्यंत सिंह के नज़रों में वो आ जाता है और वो काफ़ी उसकी प्रशंसा करते हैं। मनोज जब उसका ऑटो, उसका टेम्पू जब जब्त होता है तो वो जाता है कि दुष्यंत सिंह तो मुझे जानते हैं और मैं जा कर के उनसे कहूँगा, पैरवी करूँगा, तो शायद मेरा टेम्पू मुझे मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो दुष्यंत सिंह के पास जाता है तो वो सोचता है कि मैं अगर अपने टेम्पू की पैरवी करूँगा तो जो प्रशंसा का भाव उनके चेहरे पर था वो खत्म हो जाएगा, और वो अपने टेम्पू की पैरवी नहीं कर पाता है। वो उनसे पूछता है कि एसडीएम बनने के लिए क्या पढ़ना होगा, क्या करना होगा और क्या पढ़ाई करनी होगी। यही चर्चा करके वो लौट आता है। उसका छोटा भाई उसको बहुत गालियां देता है। बहुत मुश्किल से माँ ने कर्जे लेकर के टेम्पू खरीदने के लिए पैसे दिए थे। वो पैसे भी डूब गए और टेम्पू भी चला गया। इधर बीच मनोज के पिताजी, जो नौकरी करते रहते हैं, किसी बात पे अपने आला अधिकारी से भिड़ जाते हैं और उनका सस्पेंशन हो जाता है। मनोज 12वीं पास कर लेता है दूसरी साल 8 सब्जेक्ट से। फिर वो ग्वालियर चला जाता है। उसके मन में एक संकल्प आता है कि मैं भी एसडीएम की तैयारी करूंगा, और उस संकल्प को प्रबल बनाता है उसका दोस्त राकेश। राकेश कहता है कि मनोज, तुम कर सकते हो, एसडीएम कभी आसमान से नहीं टपकते हैं। और ये ठेठ बुंदेलखंडी भाषा में वो बताता है कि तुम भी कर सकते हो, बस मेहनत करना होगा। ग्वालियर पहुंच करके मनोज अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना शुरू करता है। लक्ष्य की दिशा में वो आगे बढ़ता है, लेकिन समस्या ये होती है कि उसको रहने की समस्या कैसे उसकी पूरी हो।
इसी बीच उसको कुछ दोस्त मिलते हैं, जिसमें एक पांडे दोस्त रहते हैं। वो उनको त्यागी जी से मिलाते हैं, और त्यागी जी वो रहते हैं जो स्वामी विवेकानंद केंद्र चलाते हैं। और मनोज उस विवेकानंद केंद्र में जाता है और काफ़ी बढ़ चढ़ कर के उसकी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता है और पुरस्कार जीतता है, क्योंकि मनोज को कला विषय से प्रेम रहता है। फिर त्यागी जी उसकी समस्या लाइब्रेरी में रहने को कह देते हैं कि लाइब्रेरी में रहना है, तुम्हें लाइब्रेरी की किताबों को देखना है और सुपरवाइज करना है, तुम्हारी समस्या का समापन हो जाता है। मनोज रहने लगता है, किताबें पढ़ता है, अब्राहम लिंकन के संघर्ष और बड़े बड़े महान ऋषियों के महर्षियों के संघर्ष पढ़ता है, और अपने आप में प्रेरणा भरता है कि मुझे आगे बढ़ना है। एक दिन लाइब्रेरी के मालिक जो रहते हैं वो कहते हैं कि जो कबाड़ है उसे बेच दो, और बेच करके मनोज जाता है तो उन्हें 5,000 रुपये देता है। लाइब्रेरी के मालिक कहते हैं कि देखो, पिछले साल तो 7,000 रुपये था और इस साल 5,000 रुपये क्यों? वो उसकी ईमानदारी पे शंका जाहिर करते हैं, और यही बात मनोज को खटक जाती है कि उसकी ईमानदारी पे शंका जाहिर करके, क्वेश्चन मार्क लगा करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। मनोज वहां से हटने का निर्णय ले चुका रहता है, पर लाइब्रेरी से निकलकर वो जाए तो जाए कहाँ। मनोज फिर वहां से निकल जाता है और वो एक आटा चक्की में काम करने लगता है, जहां पर आटा पीसने के 4 घंटे के उसे पैसे मिलते हैं, और वहीं रह करके वो काम करता है। कुछ दिन बाद उसका दोस्त पांडे आता है और कहता है कि यहाँ पे रहकर तुम कैसे पढ़ाई करोगे, लक्ष्य बहुत दूर है और पढ़ना है, ऐसे कैसे चलेगा। फिर वो एक गुरुजी के पास ले चलता है, अंग्रेजी के गुरुजी रहते हैं। अंग्रेजी के गुरुजी, उनका कहना है कि वो कोचिंग पढ़ाते हैं। पांडे पता बताता है और मनोज पहुंच जाता है। मनोज का काम ये था कि वो गुरुजी को खाना बना देता था, उनके घरेलू काम कर देता था और अंग्रेजी भी पढ़ लेता था। इसी दरमियान अंग्रेजी कोचिंग में मनोज को मोना मिलती है। वो मोना जिस पे गुरुजी का ध्यान रहता है, पर मोना का ध्यान मनोज पे रहता है। मोना एक ग्रीटिंग कार्ड देती है जिस पर लिखी रहती है, जब मनोज का बर्थडे आता है, हैप्पी बर्थडे मन। गुरुजी को बात यह अखर जाती है कि जिस पर मेरा ध्यान है वो मनोज को कैसे हो सकती है। मनोज को निकाल देते हैं। मनोज को फिर संकट होने लगती है। ग्वालियर में एक पीली कोठी है जहां पर यूपीएससी और राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी होती है। वहां पर रहने पर पता चलता है कि वहां के जो लोग रहने वाले हैं उन्होंने काफ़ी परीक्षाएं पास की हैं। उसी में उसको एक दीदी मिलती है जो कहती है, मनोज तुम्हारे में क्षमता है, तुम कर सकते हो, तुम दिल्ली जाओ और मैं तुम्हें दिल्ली जाने के लिए पैसे दूंगी। 10,000 रुपये वो दिल्ली जाने के लिए दे देती हैं। मनोज और पांडे दिल्ली की तरफ चल देते हैं। मनोज दिल्ली आता है और नेहरू विहार में रहने लगता है। उसका बहुत मन था विकास दिव्यकीर्ति सर से पढ़ने का, और वो उनकी दृष्टि कोचिंग में एडमिशन ले लेता है। पांडे चूंकि अपने आप को हिंदी का बहुत बड़ा विद्वान समझता है, तो वो हिंदी की कोचिंग में एडमिशन नहीं लेता है। मनोज हिंदी पढ़ता है और विकास दिव्यकीर्ति सर के टेस्ट में अच्छा नंबर लाता है। पूरी कोचिंग में सर उनका नाम लेते हैं कि मनोज कुमार शर्मा कौन है, और वो रातों रात हीरो बन जाता है पूरी कोचिंग में, क्योंकि उसके आंसर राइटिंग की शैली सर को पसंद आती है और सबके नज़र में हीरो बन जाता है। कुछ लोग दोस्ती करना चाहते हैं, कुछ लोग उसके साथ परिचय बढ़ाना चाहते हैं। लेखक इस किताब में लिखते हैं कि जब दिल्ली आप जाते हैं तो आईएएस आईपीएस बनने का ख्वाब रहता है। कुछ लड़कियों का ख्वाब ये रहता है कि वो आईएएस आईपीएस बने, और कुछ लड़कियों का ख्वाब ये रहता है कि अगर वो ना बने तो उनका प्रेमी उनका पति बन जाए और वही आईएएस आईपीएस बने। तो वैसे कुछ लड़कियां भी मनोज के दायरे में आती हैं, पर वो मनोज को उसको नहीं अट्रैक्ट कर पाती हैं। दिन बीतता है और एक लड़की आती है जिसका नाम श्रद्धा रहता है। श्रद्धा से मनोज का परिचय होता है, और पता नहीं कौन सी वो अनकही सी बात थी, एक अनकहा सा आकर्षण था
जो मनोज को श्रद्धा की तरफ खींचते जाती है। शायद श्रद्धा की सादगी या उसका भोलापन मनोज को खींचता चला जाता है। मनोज उससे हिंदी साहित्य की बातें करता है और वो बातें मुलाकातों में बदलती हैं, मुलाकातें फिर जज्बातों में बदलती हैं, पर जज्बात जाहिर नहीं होते हैं। हिंदी साहित्य की पढ़ाई चलती रहती है और जज्बात भी उफनते रहते हैं। श्रद्धा एक सादगी भरी और काफी संतुलित लड़की है। मनोज गांव से आया हुआ लड़का है। दोनों तैयारी करते हैं। मनोज को श्रद्धा काफी प्रेरित करती है और मनोज काफी प्रेरित होता है श्रद्धा से। तभी अचानक पांडे कहता है कि मनोज, जो तुम्हारा ये श्रद्धा से मिलना जुलना है मुझे पसंद नहीं है। तुम ऐसा करो कि तुम एक बात चुन लो कि तुम्हें श्रद्धा चाहिए या रूममेट अपना पांडे चाहिए। मनोज कह देता है कि ऐसा है कि मुझे श्रद्धा ही चाहिए। पांडे निकल जाता है अपने किसी दूसरे दोस्त के यहाँ रहने। मनोज यहाँ पर फिर अकेला पड़ जाता है। अब समस्या ये आती है कि दिल्ली में वो रहे तो रहे कैसे। तो फिर वो अपने ऊपर वाले मित्रों से बात करता है जो उसके ऊपर वाले ब्लॉक में हैं। उनसे कहता है कि मैं आपका खाना बना दिया करूँगा और आपके साथ खा भी लिया करूँगा, तो जो आप पैसा कुक को देते हैं वो मेरे हिस्से का हो जाएगा। वो लोग मान जाते हैं। मनोज खाना भी अच्छा बनाता है। तभी ग्वालियर से एक दूसरा दोस्त वरुण आता है, उसके साथ मनोज शिफ्ट हो जाता है। तो रहने खाने की समस्या यहाँ पर खत्म हो जाती है। पढ़ाई चलते रहती है, पढ़ाई आगे बढ़ती है। मनोज का यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और अब वो मेंस देने के लिए ग्वालियर जाना होता है उसको। इधर श्रद्धा अपना इंटर्नशिप करने के लिए, श्रद्धा बीएमएस की पढ़ाई की रहती है, तो इंटर्नशिप करने के लिए चली जाती है अल्मोड़ा, जहाँ की वो है। तो अब मनोज अपने जज्बातों को व्यक्त करना चाह रहा है कि श्रद्धा, क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? क्या हम फिर से नहीं मिलेंगे? क्या हम फिर से हम हमेशा दोस्त नहीं रह सकते? तो श्रद्धा कहती है, हाँ मनोज, क्यों नहीं, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मनोज चाहता है कि श्रद्धा दोस्त को दोस्त ना कहे, कुछ और कहे, लेकिन श्रद्धा बार बार दोस्ती पर बात रख देती है। खैर, इस प्रेम की जो सीमा है वो ये है कि दोनों अपने सीमाओं में बंधे हुए अपनी बातों को रखते हैं। मनोज कहता है कि अच्छा, तुम्हारा अल्मोड़ा का नंबर मिल सकता है क्या? अपना नंबर लिख देती है। अब मनोज ग्वालियर चला जाता है, श्रद्धा अल्मोड़ा चली जाती है। एक तरह से इंटरवल का सीन है ये। हालांकि ये कहानी रियल लाइफ की कहानी है, पर जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ते हैं तो लगता है किसी फिल्म के साथ साथ चलते जा रहे हैं आप। तो जब वो ग्वालियर पहुंचता है, मेंस देता है अपना, तो उसने एसए का जो पेपर है उसमें टेररिज्म इन इंडिया पर निबंध लिखा रहता है। उसका दोस्त पूछता है कि भाई एसए में तुमने क्या लिखा है? वो कहता है कि टेररिज्म इन इंडिया पर मैंने पूरा बहुत अच्छा निबंध लिखा है कि आतंकवाद भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है, क्या क्या उसके कारण है, क्या परिणाम है। मैंने कश्मीर, पंजाब, सभी इशू को कवर किया है। वो लड़का पेपर देखता है, कहता है यार इसमें टेररिज्म इन इंडिया तो कहीं है ही नहीं। फिर दोनों जब पेपर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, कह रहे इसमें तो टूरिज्म इन इंडिया है। अब मनोज की अंग्रेजी इतनी कमजोर रहती है कि वो टूरिज्म इन इंडिया को टेररिज्म इन इंडिया पढ़ लेता है। फिर जो अंग्रेजी भाषा का पासिंग मार्क रहता है उसी में वो फेल हो जाता है। कहानी अब आगे बढ़ती है। मनोज फिर से फेल हो जाता है और फिर से निराश हो जाता है कि मैंने इतना अच्छा पेपर किया, तैयारी की थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इसी तरह से फिर वो तैयारी करने के लिए दिल्ली आता है। लेकिन दिल्ली आने के पहले उसको एक बेचैनी सी रहती है कि श्रद्धा कैसी होगी, क्या कर रही होगी, क्या होगा। पर वो नंबर भूल जाता है, उसका नंबर कहीं खो जाता है। अब प्रेम की दीवानगी इस तरह से थी कि वो श्रद्धा से मिलने के लिए
अल्मोड़ा पहुंच जाता है। इसी बीच पांडे को किसी योगिता से प्रेम हो जाता है, और पांडे चूंकि योगिता के प्रेम में है इसलिए मनोज के प्रेम का पक्षधर हो जाता है, जो कि मनोज के प्रेम का विपक्षी था। और उसका पक्षधर हो जाता है कि हाँ, प्रेम ही प्रेरणा है, और तुम जाओ श्रद्धा से मिलकर आओ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। श्रद्धा से मिलने के लिए मनोज अल्मोड़ा चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो श्रद्धा की मम्मी से भेंट होती है। उसे पता चलता है कि श्रद्धा घर पे नहीं है, वो तो हरिद्वार गई है। वो निकल कर फोन करता है श्रद्धा को कि श्रद्धा, मैं अल्मोड़ा आया हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहता था इसलिए। श्रद्धा जिस हॉस्टल में रहती है वहां से हाथ फोन उठा कहती है कि मनोज, आर यू मैड? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ग्वालियर से इतनी दूर आए हो, और तुम्हारा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह से सोचोगे मेरे बारे में। हम लोग जस्ट फ्रेंड हैं। मनोज को बहुत शौक लगता है कि जिस प्रेम की प्रेरणा को लेकर के मैं यहां तक आया, उस प्रेम ने मुझे पहले ही प्रयास में नकार दिया। फोन रख देती है श्रद्धा, कहती है कि आज के बाद मुझे फोन नहीं करना। मनोज वो जो स्टडी से निकलता है, तभी पीसीओ वाले ने उसको आवाज दी कि क्या आप वही मनोज, आप मनोज कुमार शर्मा हैं? आपके लिए फोन है। मनोज जाता है और देखता है कि श्रद्धा का फोन है। श्रद्धा उसे समझाती है कि देखो मनोज, ये तुम्हारे जीवन के स्वर्णिम वर्ष हैं और तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए नहीं की थी कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, ये कैसे नहीं। मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए की थी कि तुम एक 12th फेल लड़के होकर के भी इतना अच्छा कर रहे हो, और तुम्हारे अंदर जज्बा है। तुम्हारे जज्बे के लिए की थी, तुम्हारे जज्बातों के लिए नहीं। तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, और तभी कुछ हो पाएगा मनोज। तभी मैं कह पाऊंगी गर्व से कि तुम मेरे दोस्त रहे हो। मनोज को भी यहाँ पे उसका केयरिंग नेचर अच्छा लगता है और कहता है कि चलो, कम से कम सोची तो मेरे बारे में। मनोज दिल्ली आ जाता है। श्रद्धा भी दिल्ली आ जाती है इंटर्न से पूरा करने के बाद। फिर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तैयारी आगे बढ़ती है। तैयारी के साथ साथ जज्बात भी आगे बढ़ रहे हैं, पर वो अव्यक्त जज्बात हैं, जहां पर कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, बस महसूस कर रहा है। मनोज को अब दिल्ली में रहने के लिए बहुत परेशानी होने लगती है, क्योंकि उसके पिता जो सस्पेंड हुए थे, कुछ दिन पहले बहाल हुए थे, फिर सस्पेंड हो जाते हैं। उसके जीवन में परेशानियां समांतर रूप से चलते रहती हैं। एक परेशानी से निकलता है, दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। अब सोचता है कि अब ठीक हो जाएगा सब कुछ, तब तक कुछ ठीक नहीं होता है। फिर वो सोचता है कि अब क्या करूं। वो तमाम कोचिंगों में जाता है काम करने के लिए कि मुझे कुछ काम दे दो। कोचिंग वाले 8 घंटे का काम मांगते हैं, जो कि उसके लिए संभव नहीं था। बहुत ज़्यादा काम और बहुत कम पैसे। तभी वो मुखर्जी नगर में टहल रहा होता है, श्रद्धा को छोड़ने गया रहता है उसके हॉस्टल। वापस आ रहा होता है, देखता है कि एक कार पोंछने वाला लड़का है। उससे पूछता है कि बेटा भाई, तुम कार पोंछने का तुम्हें कितना मिलता है? कार पोंछने वाले को लगता है कि कहीं ये मेरा रोजगार ना छीन ले। वो कहता है कि मैं क्यों बताऊं तुम्हें। तभी एक औरत उतरती है और कहती है कि ये तो मेरा जो कार पोंछने वाला वो है नहीं, और इसलिए इसको बुला रखा है। उस औरत से मनोज कहता है कि आंटी, मुझे काम चाहिए और मुझे बहुत ज़रूरत है। वो कहती है कि ठीक है, तुम शाम को 2 घंटे मेरे कुत्ते को टहला दिया करो, 800 रुपये महीने तुम्हें मिलेंगे। मनोज बहुत खुश हो जाता है कि 800 रुपये कुत्ते टहलाने का, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो उसके जो रूम रेंट का भाड़ा है वो निकल रहा है। मनोज ये काम स्वीकार कर लेता है बहुत खुशी से। पहले तो उसके दिमाग में आता है कि क्या कुत्ता टहलाना, कोई क्या कहेगा, श्रद्धा क्या कहेगी, दोस्त क्या कहेंगे। लेकिन वो फिर कहता है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। फिर वो गांधी को याद करता है, तमाम नेताओं को याद करता है, तमाम महापुरुषों को याद करता है, और अपने आप को प्रेरित करता है कि किसी ने भी छोटे और बड़े काम को नहीं किया, उन्होंने काम को काम समझा।
कुत्ता टहलाने लगता है मनोज, और ऐसी जगह टहलाता है जहां पर श्रद्धा उसे ना देखे, उसके दोस्त उसे ना देखे। नेहरू विहार के पीछे वाले नाले में, नाले के पास। पर कितने दिनों तक वो गुप्त रख सकता था इस बात को? एक दिन श्रद्धा सामने से उसे देख लेती है, तो पूछती है कि डॉगी किसका है मनोज। वो चाहता है कि कह दे, कि कुछ झूठ बोल दे, लेकिन पता नहीं क्यों उसके सामने जब जाता है तो वो झूठ नहीं बोल पाता है। बाकी उसकी खासियत ये रही कि जगह जगह पर वो झूठ बोल के अपने काम निकाल लेता है, लेकिन उसके सामने जाते ही वो सब कुछ सच सच बता देता है। बता देता है कि देखो, मुझे ये काम है और मैं काम कर रहा हूँ। उसके मन में एक एक डर है कि आगे श्रद्धा क्या कहेगी, कहीं मुझे छोड़ ना दे। तभी श्रद्धा की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं, उसको निकलने नहीं देती है। इस पूरे कहानी में श्रद्धा एक बहुत कंट्रोल्ड और संतुलित लड़की की तरह दिखाई गई है। कहती है, मनोज मैं तुम्हारे साथ टहलने आ सकती हूँ, हमारी बातें भी हो जाएंगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। अब मनोज को इससे अधिक खुशी क्या मिल सकती थी। कहानी आगे बढ़ती है, कुत्ता टहलाने लगते हैं। एक और अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट मनोज का चला जाता है, इसमें वो फेल हो जाता है। पांडे उसका मजा लेता है और कहता है कि मनोज, ये तुम्हारा प्यार जो है वो जोंक की तरह है, जो तुम्हें चाटते जा रहा है, तुम्हें खाते जा रहा है, और तुम इसके चक्कर में कभी पास नहीं हो पाओगे। तुम्हारा 12th फेल का टाइटल है वो हमेशा लगा रहेगा। पांडे के व्यंग बाण उसे काफी चुभते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। मनोज आगे बढ़ता है, तैयारी करता है अपना, लेकिन सफल नहीं हो पाता है कहीं भी, स्टेट पीसीएस का हो या फिर यूपीएससी का हो। इसी तरह उसके 3 अटेम्प्ट निकल जाते हैं। तीसरे अटेम्प्ट के समय उसका एक दोस्त अविनाश जो है वो यूपीएससी क्लियर कर लेता है, और वो अपनी सफलता की पार्टी अपने सारे दोस्तों को देता है। उस पार्टी में मनोज भी जाता है, श्रद्धा भी रहती है, पांडे भी रहता है, और बाकी दोस्त रहते हैं। जब अविनाश अपनी सफलता की पार्टी दे रहा होता है, तभी पांडे कह देता है कि अच्छा अविनाश, तुम बताओ तुम सफल कैसे हुए। कुछ और दोस्त पूछते हैं कि हाँ हाँ, तुम्हारी सफलता का राज क्या है। मनोज भी पूछता है कि हाँ, तुम कैसे पढ़े, कैसे सफल हुए, थोड़ा बताओ। अविनाश कहता है कि ऐसा है कि इसके लिए कभी विस्तार से बात करेंगे, अभी पार्टी एंजॉय करते हैं। पांडे यहाँ पर एक व्यंग बाण मार देता है कि मनोज के पास इस विस्तार से जानने के लिए टाइम ही कहाँ है, उसके पास टाइम ही कहाँ है प्रेम से। वो इसका भी ख्याल नहीं करता है कि उसके बगल में श्रद्धा बैठी हुई है। श्रद्धा को बहुत बुरा लगता है, मनोज को भी बुरा लगता है। पांडे यहाँ पर ही चुप नहीं होता है, वो कह देता है कि प्रेम हमेशा से ही असफलता का दूतक रहा है, और प्रेम असफलता ही लेकर आता है। तुम यहाँ पढ़ने आए थे, लेकिन कर क्या रहे हो। श्रद्धा रोने लगती है और पार्टी से उठ करके चली जाती है। मनोज भी उसके पीछे पीछे जाता है। श्रद्धा कहती है कि मनोज, अब तुम्हारे साथ साथ लोग मेरा भी अपमान करने लगे हैं। पहले तो तुम्हारा ही अपमान होता था, अब मेरा भी अपमान हो रहा है। तो मनोज कहा कि क्या किया है मैंने, क्या अपराध किया है। श्रद्धा कहती है कि तुम ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर ये बार बार प्यार कहाँ से बीच में आ जाता है, बार बार प्यार कहाँ से आ जाता है तुम्हें तुम्हारा। तो मनोज कहता है कि श्रद्धा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं नहीं रह पाता हूं। पांडे बोलता है कि आज, पांडे ने एक कमेंट किया रहता है कि आज से कुछ साल बाद जब श्रद्धा तुमसे मिलेगी तो तुम क्या कहोगे, कि क्या कर रहे हो, कि तुम आटा चक्की पे काम कर रहे हो या फिर ऑटो चला रहे हो। श्रद्धा, मैं आज से क्या, आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद या हजारों साल बाद भी तुम मुझसे मिलोगी तो मैं यही कहूंगा कि मैं तुम्हारे नाम के साथ सर उठा के फक्र से जी रहा हूं।
तुम मेरे लिए सिर्फ एक प्रेम ही नहीं हो, तुम मेरे लिए प्रेम की प्रेरणा हो। तुम मेरे लिए नाम नहीं हो, तुम मेरे लिए सांस लेने जैसा हो। अपने सारा उद्गार मनोज निकाल लेता है। श्रद्धा कुछ बोल नहीं पाती है। फिर मनोज कहता है कि श्रद्धा, ऐसा है कि चीजें जो है वो विपरीत हो सकती हैं, लेकिन एक बार तुम्हारा साथ मिल जाए तो मैं दुनिया को उलट पुलट दूंगा। मनोज किस भावावेश में बोल रहा है ये नहीं पता है। श्रद्धा को हॉस्टल छोड़ने जाता है और श्रद्धा भी रोक नहीं पाती है, जो शुरू से उसके जो जज्बात थे उसको रोक नहीं पाती है। कहती कि हाँ मनोज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारा होना मेरे लिए काफी जरूरी है। अब तो मैंने कह दिया, अब तो इस दुनिया को उलट पुलट दो ना, इस दुनिया को उलट पुलट दो ना मनोज, प्लीज। इतना कहने के साथ ही ऊपर चली जाती है। बगल में दो लड़कियां बैडमिंटन खेलते रहती हैं, तो सामने वाली बार बार हार जा रही है। तो उसकी दोस्त कहती है कि तू फोकस करना, तू शटल पे फोकस नहीं कर रही है इसलिए तू हार जा रही है। मनोज ये बात और उसकी श्रद्धा की स्वीकारोक्ति, कन्फेशन ऑफ लव, और ये वाली बात दोनों लेकर के जैसे लग रहा है मनोज उड़ता हुआ जा रहा है। वो तुरंत उसी रात को अविनाश के पास पहुंचता है, पूछता है कि अविनाश बताओ मुझे कि तुम कैसे क्या किए। कहता है कि अब तुम अचानक इस रात को क्या करने आए हो। तो नहीं अविनाश, तुम मुझे बताओ, बहुत नजदीक है प्रीलिम्स, हम बताओ। फिर वो बताता है अविनाश कि देखो ये स्मार्ट वॉच, ये जो डिजिटल वॉच है लो, और अपने समय का ख्याल रखो। तुम कितना देर पढ़ते हो। मनोज कहता है 10 घंटे। अच्छा, तुम देखो जब बात कर रहे हो तो उसको बंद कर दो, जब खाना बना रहे हो तब बंद कर दो, जब रेडियो सुन रहे हो तब बंद कर दो, जब पढ़ो तो सिर्फ उस पढ़ते समय को केवल काउंट करो। मनोज इस बात को समझता है कि अरे, मैं तो किताब के सामने बैठे रहता था और बातें भी कर लेता था, उसी को मैं घंटों में गिन ले रहा हूँ। मतलब मनोज को अब क्वालिटी स्टडी का फॉर्मूला मिल जाता है कि फोकस होकर के पढ़ना है। अविनाश उसे बताता है कि तुम जो पिछले साल के पेपर है उन्हें सॉल्व करो, टेस्ट दो, और जितना पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, जितना लिख सकते हो वही करो। और यही गलती उसके पिछले अटेम्प्ट में हुई थी। मनोज अब रात दिन एक कर देता है। सुबह 4 बजे उठ जाता है, 4 बजे से लेकर के 6 घंटा पढ़ता है। अब श्रद्धा भी पढ़ने लगती है। वो दिल में जो दबी हुई जज्बात थे वो दोनों के निकल गए रहते हैं। अब सब कुछ क्लियर है, जैसे बारिश हो जाने के बाद मौसम अच्छा होता है वैसे ही बिल्कुल अब सब कुछ क्लियर क्लियर दिख रहा है। श्रद्धा भी तैयारी करती है, उत्तराखंड पीसीएस का उसने फॉर्म भरा रहता है, वो तैयारी करती है। इधर मनोज तैयारी करता है। वो दोनों शाम को जीएस पर, हिंदी साहित्य पे और बाकी सब्जेक्ट्स पे अपनी चर्चा करते हैं। दिन भर पढ़ते हैं, खूब लिखते हैं, खूब लिखते हैं। और मनोज ने अपनी ज़िंदगी में जितनी नहीं लिखी होती है उतना लिख लिया रहता है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, मनोज का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। फिर मेंस, चूंकि श्रद्धा ने यूपीएससी नहीं भरा रहता है, फिर मेंस देता है मनोज, और इस बार उसके पेपर ठीक हुए थे और अविनाश के भी पेपर ठीक हुए थे। अविनाश इसके पहले सिविल सर्विसेज में सफल हो चुका रहता है, लेकिन अपनी रैंक बढ़ाने के लिए वो दोबारा पेपर देता है। बाकी सभी उसके दोस्त भी पेपर देते हैं। मेंस का रिजल्ट आ जाता है, अविनाश भी सफल और मनोज भी सफल। अब श्रद्धा उधर उत्तरांचल पीसीएस का मेंस क्वालिफाई कर लेती है और इंटरव्यू भी देने चले जाती है। इंटरव्यू देने के लिए वो जाती है और वहीं पे रह जाती है। इधर पांडे उसका मजाक उड़ाता है कि श्रद्धा तुम्हें छोड़कर चली गई। जब वो जाती है वहां पर तो वो बताती है मनोज को कि मनोज, दिल्ली से किसी ने फ़ोन किया था कि आपकी लड़की किसी के प्यार में पड़ी हुई है यहाँ पर, और मेरे पिताजी काफ़ी नाराज़ हैं इससे, इसलिए मैं नहीं आ सकती।
मनोज उससे कहता है कि श्रद्धा तुम मेरे इंटरव्यू तक तो आ जाओगी ना। बताती कि देखती हूँ। श्रद्धा का रिजल्ट आ जाता है और श्रद्धा डिप्टी कलेक्टर बन जाती है उत्तरा उत्तराखंड पीसीएस के थ्रू। पांडे और चिढ़ाता है कि अब तो वो बन गई, अब तुझे क्यों पूछेगी, अब तुम्हें क्यों पूछेगी। पर मनोज की जो श्रद्धा थी श्रद्धा के प्रति वो कम नहीं होती है, वो उसका विश्वास कम नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं ठीक है, उसको कोई मजबूरी रही होगी। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता है। पांडे के व्यंग्यबाण उसे चुभते हैं जरूर, लेकिन वो हार नहीं मानता है। एक दिन श्रद्धा अपने पिताजी से बात करती है कि पापा दिल्ली में वो मनोज है ना, उसका इंटरव्यू है और मुझे जाना है। पापा कहते हैं कि अच्छा इंटरव्यू हो जाने दो तब जाना। तो कहती नहीं पापा, उसके पहले जाना जरूरी है। पापा चुप हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। श्रद्धा चुपचाप ऐसे ही रुआसी शकल बना के अपने कमरे में चली जाती है। जब पापा आके देख रहे हैं तो उसके आंखों से हर हर आंसू गिर रहे हैं। इधर मनोज का इंटरव्यू नजदीक आते जा रहा है। इंटरव्यू के एक दिन पहले ही जब उसे इंतजार रहता है कि श्रद्धा आएगी, श्रद्धा आ जाती है। इंटरव्यू देने जाते हैं दोनों साथ में। इंटरव्यू मेंबर जो अंग्रेजी के पक्षधर, वो अंग्रेजी में सवाल पूछते हैं मनोज से। कहते हैं कि तुम बिना अंग्रेजी के कैसे चला पाओगे प्रशासन, और तुम तो एक 12th फेलियर हो। तुम्हारे पहले एक आईआईटी से निकला वो लड़का गया है, तुम कैसे चलाओगे। मनोज कहता है कि मेरे में जिवटता है, उसके पास आईआईटी का वो शुरू से ही तेज रहा है, वो शुरू से टॉपर रहा है। लेकिन मैं शुरू से टॉपर नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ तक आया हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैं मेरे में कुछ ना कुछ है। इंटरव्यू के जो हेड रहते हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर कहते हैं कि बिना अंग्रेजी के तुम कैसे चलाओगे। तो कहता है कि अंग्रेजी तो एक भाषा है केवल। तो नहीं नहीं, बिना अंग्रेजी के प्रशासन नहीं चल सकता। अब यहाँ पर मनोज काफी सहमा सा हो जाता है और कहता है कि तभी तो उसके आंखों उसके ललाट पे पसीना आ जाता है। बोर्ड मेंबर उसको पानी का ग्लास आगे बढ़ाते हैं। तो वो यहाँ पे वो कहता है कि सर मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो क्यों? क्योंकि ये पानी कांच के गिलास में है और मैं पानी केवल स्टील के गिलास में पीता हूँ। तो बोर्ड मेंबर नाराज हो जाते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, पानी तो पानी है, चाहे वो कांच के गिलास में हो चाहे वो स्टील के गिलास में हो। तो कहता है कि वही तो बात मैं कह रहा हूँ, प्रशासन करने के लिए अच्छी नीयत होनी चाहिए और बुद्धि होनी चाहिए उसके हिसाब से। भाषा तो एक माध्यम है केवल, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। इस बात से काफी प्रभावित होते हैं लोग। और एक संतुष्टिदायक इंटरव्यू जो साफ साफ शब्दों में मनोज देता है करके वापस आ जाता है। लेकिन जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक उम्मीद एक क्षण आकाश में रहती है, दूसरे क्षण ही धाराशायी हो जाती है। और ये सिलसिला चलते रहता है। फिर रिजल्ट वाले दिन सभी उसके सारे दोस्त अविनाश, श्रद्धा, मनोज धौलपुर हाउस जाते हैं। सभी अपने रिजल्ट देखने के लिए भीड़ में जाते हैं। भीड़ भड़क्कड़ इतनी रहती है कि गेट पर का जो सिपाही रहता है वो उसको डांटता है कि सीधे चलो, इतनी भीड़ में धक्का मुक्की मत करो। मनोज और श्रद्धा आगे जाते हैं। अविनाश उधर से रिजल्ट देख कर आ रहा है और काफी मायूस सा दिख रहा है। मनोज ने पूछा कि तुम्हारा क्या हुआ। अविनाश ने कहा कि नहीं हुआ। अब मनोज का दिल थम जाता है, बैठ जाता है, वो वहीं पे बैठ जाता है कि जब अविनाश जैसे तेज लड़के का नहीं हुआ तो मेरा क्या हुआ। ये मनोज का आखिरी अटेम्प्ट था। श्रद्धा देखने जाती है रिजल्ट, और जब लौट कर आती है तो श्रद्धा की आंखों में आंसू थे। मनोज पूछता है कि क्या हुआ। श्रद्धा कहती है कि मनोज,
और 10-20 सेकंड का गैप लेती है। ये 10-20 सेकंड का गैप उसकी धड़कनों को बढ़ा देता है और कहती है कि मनोज तुम आईपीएस बन गए। मनोज को विश्वास ही नहीं होता है कि वो आईपीएस बन गया है। कहता है श्रद्धा तुमने रोल नंबर तो सही से देखा था ना, तुमने नाम तो मिलाया ना, रोल नंबर के सामने वाला ही नाम मिलाया ना, तुम सही से देखी हो ना। मनोज को श्रद्धा सांत्वना देती है कि हाँ मैंने सब सही से देखा है। और दोनों वापस निकलते हैं। वहीं सिपाही पूछता है रिजल्ट क्या रहा। वो कहता है आईपीएस। सिपाही तुरंत सैल्यूट मारता है। मनोज भावावेश में सिपाही को गले लगा लेता है और सोचते हुए वापस आता है कि एक ही क्षण में जिंदगी कितनी बदल सकती है। दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये कहानी आपको हमको जीने के लिए जो जीवटता है, जो प्रेरणा है, वो देकर जाती है। क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक यात्रा है जीवन की, जो मनोज कुमार शर्मा तय करते हैं और वो आईपीएस बनते हैं। श्रद्धा जो उनकी पत्नी है वो भी सिविल सर्वेंट बनती हैं। दोनों बाद में जाकर शादी करते हैं और ये 12th फेल किताब उनके जीवन पे लिखी गई है। और पिछले दिनों मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी अल्केमिस्ट की, जिसमें मैंने पौलो कोएल्हो की जो कहानी है उसको पढ़ते हैं तो जैसा लगता है कि मनोज कुमार शर्मा सेंटियागो हैं, श्रद्धा फातिमा हैं और मनोज कुमार शर्मा अपनी यात्रा पर चले हैं। दोस्तों, कोई भी मंजिल आखिरी मंजिल नहीं होती है और ज़िंदगी एक यात्रा ही है। मनोज के लिए पहली सफलता ये थी कि कैसे वो 12वीं पास करे। दूसरी सफलता ये थी कि उसे ग्वालियर में रहने की जगह मिले। तीसरी सफलता ये थी कि वो दिल्ली में टिका रहे। तो हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना उसने किया और हर चुनौती का डट कर सामना किया, और जो डट कर सामना करते हैं वही जीतते हैं। किताब ने जो अपना शीर्षक रखा है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं, इसको सार्थक करती है। इस किताब को आप पढ़िए और ये बहुत चर्चित किताब है। जीवन के गहन से गहन अंधकार के समय में भी ये आपको प्रेरणा से भर देगी और आप फिर से उठ खड़े होंगे उस फोनिक्स पक्षी की तरह जो अपनी राख से खुद पैदा हो जाता है, क्योंकि राख में भी आग होती है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे यूनी एग्जाम आईएएस चैनल के साथ। मैं और भी किस्से, कहानियाँ, किताबें और किताबों के अंश आपके साथ लाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका।